जय हिंद ऑल ऑफ यू। आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से वर्ब की फॉर्म्स यूज होती हैं और उनको डू या डज का कहाँ यूज किया जाता है, एग्जाम्पल्स के साथ आपको आज की क्लास में सीखने को मिलेगा। आप लोग रेडी रहिए, पेपर पेन लेके बैठिए, साथ में सीखिए, कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगी। तो आप पेशेंस के साथ पूरा वीडियो देखिए और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीटली समझने की कोशिश कीजिए। ये आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत अच्छे से इंप्रूव करेगा और आपको इंग्लिश राइटिंग स्पीकिंग दोनों में बेनिफिट होगा। तो डेफिनेटली आज की क्लास बहुत अच्छी होने वाली है। आप देखते रहिए मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन कौन सी सहायक क्रियाएं यूज होती हैं और किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में वो इसका यूज होता है। देखिए, सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। जो सकारात्मक वाक्य होते हैं वहां पर किस तरह से इसका यूज होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस में एफर्मेटिव सेंटेंस जब होंगे तो सेंटेंस बनाने का क्या पैटर्न होगा वो हमें सीखना है। तो नंबर वन, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद नंबर दो पर आ जाएगा वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म होगी, ओरिजिनल फॉर्म होगी वर्ब की, लेकिन उसमें एस या ईएस भी ऐड हो सकता है अगर एक वचन है तो। ठीक है, वर्ब होगा और नंबर तीन पे ऑब्जेक्ट होगा। अभी इसमें हमें ये देखना है कि वर्ब में एस या ईएस किस कंडीशन में जोड़ते हैं। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उस कंडीशन में हम वर्ब में एस या ईएस को ऐड करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता। ठीक है, एक वचन कर्ता जब होगा, बहुत ध्यान से देखने का है तो समझ में आएगा। एक वचन कर्ता का जब यूज होगा तो वहां वर्ब में वर्ब प्लस एस या ईएस, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेस में होता है। ठीक है, और अगर बहुवचन कर्ता सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वहां एस या ईएस जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, वर्ब ओरिजिनल फॉर्म में ही होगी। ठीक है ना। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, इसको देखेंगे ध्यान से, सीखेंगे आप लोग। चलिए, जैसे हिंदी में मैंने लिखा, वह प्रतिदिन सैर करने जाता है। सैर करने जाता है। अब ये तो हमें मालूम है कि सेंटेंस में एक वर्ड आता है जाता। जाता यानी यता ता है और ती है और ते है, ये तो आपने सीखे थे, हमारे पिछले वीडियो में मैंने सिखाए थे। तो ये तो समझ में आ ही जाएगा कि ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। इतना तो पक्का क्लियर है। अभी इसको बनाएंगे कैसे, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे, वह है हमारे लिए सब्जेक्ट, वह है, इसके लिए ही लिखेंगे कि। अब उसके बाद वर्ब आ जाएगी, तो वर्ब यहाँ गो है, जाना गो हो गया। अब इसमें ही, बिकॉज ही क्या है, सिंगुलर, एक वचन है, सब्जेक्ट है, तो एक वचन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पर हम इसमें ई एस जोड़ेंगे। गोज, ही गोज टू फॉर ए वॉक, ही गोज फॉर ए वॉक डेली, he goes for he goes for a walk daily।
दूसरा एग्जाम्पल, इसमें जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं लिखेंगे, सब्जेक्ट बहुवचन होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा, उस कंडीशन में क्या होगा देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा भाई, बहुवचन करता होगा, बहुवचन करता, हिंदी में इसलिए लिख देता हूं कि समझ में आ जाए आपको, हिंदी स्पीकिंग वाले और आसानी से सीख लेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट जो है बहुवचन करता होता है, तो फिर हम इसको नॉर्मली वर्ब में कुछ ऐड नहीं करते, कुछ नहीं जोड़ते, ठीक है। सिंगुलर अगर मान लो बहुवचन है, तो फिर वर्ब में कुछ हम जोड़ेंगे नहीं, जैसे सम बॉयज प्ले सम बॉयज प्ले क्रिकेट ऑन संडे। कुछ लड़के रविवार को क्रिकेट खेलते हैं, रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। ये समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है आपको, क्योंकि बिल्कुल ठीक से मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूं और एग्जाम्पल के साथ भी बता रहा हूं, तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। और कोई डाउट है तो आप लिख के पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, तो आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। सम बॉयज प्ले क्रिकेट ऑन संडे, कुछ लड़के रविवार को क्रिकेट खेलते हैं। अब यहां आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि हमारा सब्जेक्ट है प्लूरल, यहाँ बॉयज है, बॉय बॉय की जगह बॉयज है। तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब में हमने कुछ नहीं ऐड किया, एस या एस जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है ना। और कहां नहीं जोड़ते हैं, आई के साथ। आई एज अगर होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट और आई, या फिर आई, प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई। अगर आई होगा तो फिर यहां पर वर्ब में कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। आई होने पर भी मैं यहां नहीं जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई, या आई है, आई नो दैट ही इज अ गुड सिंगर। आई नो दैट ही इज अ गुड सिंगर। नो, या नो जो वर्ब आई है, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है, एस या एस जोड़ा ही नहीं है, क्योंकि रूल कहता है आई के साथ भी एस या एस नहीं जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। आई नो दैट ही इज अ गुड सिंगर, मैं जानता हूं कि वह बहुत अच्छा गायक है, मैं जानता हूं कि वह एक अच्छा गायक है, अच्छा गायक है, गाना गाने वाला है, ठीक है। मैं जानता हूं कि वह एक अच्छा गायक है। तो ये तो बात रही सिंगुलर और प्लूरल कहां कहां यूज होता है, ये एफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको पूरा सिखा रहा हूं कंप्लीटली, कि आपको डाउट ना रहे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में एस या ईएस लगता है वर्ब में, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, यानी एक वचन सब्जेक्ट होता है, तो वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं। नोट कर लेना इसको, देखो यहां पे लगा है ना, ओके। अभी इसके आगे नेगेटिव की बात करें, नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस अगर है, फिर उसका थोड़ा सा डिफरेंस है। उसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेके आएंगे, ठीक। अब वर्ब में एस या एस का चक्कर नहीं है, अभी यहां पे डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग होगा। दूसरा होगा डू या डज,
डू या डज का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद फिर आएगा तीसरे नंबर पर नॉट का प्रयोग होगा, और चौथे नंबर पर वर्ब होगी जो ओरिजिनल फॉर्म में होगी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको बोलते हैं, मेन जो फॉर्म होती है उसमें वर्ब की होगी। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, नेक्स्ट 5 पे ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स हैं वो हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और इसमें, डू का प्रयोग कहाँ होता है, डज का प्रयोग कहाँ होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डू का प्रयोग होगा, डू कहां लगेगा, जब आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता हुआ तब यहां पर इसका प्रयोग होगा, डू का प्रयोग होगा। ठीक है, डू का प्रयोग कब होगा, जब सब्जेक्ट आपका या तो आई हो, वी हो, यू, दे या प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन करता हो तब, तो वहां डू का प्रयोग होगा। और डज का कहां होगा, तो डज का प्रयोग तो सिंगुलर में होगा। अभी हमें देखना है डज कहां लगाएंगे, तो डज का प्रयोग होगा एक वचन में, एक वचन करता होगा। डज का प्रयोग होगा सिंगुलर सब्जेक्ट में, एक वचन कर्ता के साथ होगा, एक वचन कर्ता यानी सिंगुलर सब्जेक्ट। इसको क्लियरली समझ लो, इसमें बहुत डाउट होता है लोगों को। ठीक है ना, डाउट वाली बात नहीं आनी चाहिए। एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट, एग्जाम्पल के लिए निगेटिव बनाते हैं। आई डू नॉट लाइक मिल्क। आई डू नॉट लाइक मिल्क, यहां आई के साथ डू का प्रयोग हुआ एज पर रूल। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल, द गर्ल्स sing prayers in the morning. In the morning assembly. The girls sing prayers in the morning assembly. मॉर्निंग असेंबली में गर्ल्स प्रार्थना गाती हैं। सिंग प्रेयर्स, यहां देखिए सिंग है और गर्ल्स है, बहुवचन है, तो यहां एस या एस नहीं लगा। लेकिन यहां डू नॉट वाली बात अगर इसी को हम नेगेटिव में अगर लिखेंगे, इसी का अगर हम नेगेटिव यूं बनाते हैं तो ये इसका नेगेटिव कैसे हो जाएगा, द गर्ल्स डू नॉट सिंग की जगह यहां क्या आ जाएगा, डू नॉट सिंग। ठीक है, इसका बन जाएगा द गर्ल्स डू नॉट सिंग। ध्यान देना, सिंग का क्या हो जाएगा, डू नॉट, यहां डू नॉट आ जाएगा क्योंकि गर्ल्स प्लूरल है। आगे समझ में, द गर्ल्स डू नॉट सिंग। तो ये एग्जाम्पल तो आपके रहे नेगेटिव पे। अब नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में देखिए साहब, इंटेरोगेटिव भी बहुत आसान है अगर सीख लेंगे ढंग से तो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, सॉरी इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उसको कैसे बनाएंगे, ऐसे सेंटेंसेस को हम सबसे पहले
डू या डज आएगा नंबर 1 पे, सहायक क्रिया डू या डज। तो ये डू या डज का प्रयोग वैसे ही हुआ जैसे आपने यहां पे किया है, डू का आई यू और वी के साथ, प्लूरल के साथ, और डज का सिंगुलर के साथ। तो नंबर 1 सबसे पहले डू या डज आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब आई फर्स्ट फॉर्म में, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। इसको ध्यान से समझना है। इसमें भी दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। एक सेंटेंस होता है जिसमें क्या शब्द जो है शुरू में ही आ जाता है हिंदी में, तो ऐसे शब्द के साथ ऐसे शब्दों के लिए डू या डज का प्रयोग होता है। जो वाक्य के शुरू में क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझिए। क्या तुम दिन मंदिर जाते हो? ये इंटेरोगेटिव है। अब इसमें ध्यान से देखना, ये सेंटेंस शुरू हुआ है क्या से, है ना। क्या से स्टार्ट होने वाले सभी वाक्यों में डू या डज का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, जो वाक्य के शुरू में है, सेंटेंस के शुरू में क्या आ जाएगा, वहां पे डू या डज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले यहां आ जाएगा डू, क्या तुम, डू यू, डू यू, डू पहले आया, हा? फिर यू आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब, डू यू गो टू टेम्पल एवरी डे, डू यू गो टू टेम्पल एवरी डे। ऐसा ही एक और एग्जांपल समझिए। रवि अपना कार्य क्यों नहीं करता है, क्यों नहीं करता है। अब इसमें नहीं भी आ गया है, नेगेटिव भी है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव साथ में है। इसको कैसे बनाएंगे, रवि अपना कार्य क्यों नहीं करता है। इसमें समझने वाली बात है कि क्यों तो है ही है, क्यों शब्द ये बीच में आ गया, बीच में आ गया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया, और अपना कार्य क्यों नहीं करता फिर साथ में नहीं भी आ गया। इसको इसको कैसे बनाएंगे, वाई डज, यहां वाई आ जाएगा, प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश आ जाएगी वाई। उसके बाद सहायक क्रिया आएगी डज। डज क्यों आएगा, रवि एक वचन है इसलिए डज आएगा। तो वाई डज रवि, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद नॉट आएगा, ठीक है। वाई डज रवि नॉट डू, डू माने करना, यहां डज जो है सहायक क्रिया का रोल है इसमें, और यहां डू एक वर्ब है, ये वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। वाई डज रवि नॉट डू हिज वर्क, ठीक है, आ रहा समझ में। एक और एग्जांपल है जिसमें क्या शब्द बीच में आता है, जैसे इसमें शुरू में आया था, यहां क्या अगर बीच में आता है तो तुम शाम को क्या करते हो, तुम शाम को क्या करते हो, ठीक है। अब आपने देखा होगा क्या जो यहां तो शुरू में आया बिगिनिंग में, यहां बीच में आ गया। क्या शब्द है हिंदी के वाक्य में बीच में आता है, फिर क्या करते हैं, उसकी इंग्लिश लिखते हैं वॉट, ठीक है। यहां पे वॉट लिखा जाएगा, फिर वॉट से स्टार्ट होगा, वॉट, फिर आएगा सहायक क्रिया, उसके बाद सहायक क्रिया आएगी डू, क्योंकि यू के साथ हमेशा डू आता है। तो व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू शाम को, इन द इवनिंग, व्हाट यू डू इन द
evening. What do you do in the evening? तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया और आपने सीखा। ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और ये अगर अच्छी लग रही है वीडियो, समझ में आ रही है, तो लाइक और शेयर तो जरूर करें। और चैनल पे अगर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब अवश्य करें, इसलिए कि आपको और नोटिफिकेशन आगे मिलते रहेंगे और आपको सीखने को मिलता रहेगा। तो अगली वीडियो में और इंटरेस्टिंग लेके आएंगे टॉपिक। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय। लगे रहिए, मेहनत करिए और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। जय हिंद।